मेरा नाम सोनिया है। सर से बाप का साया उठ गया था। तो माँ रोज कहती कि बेटी मेरी इज्जत रख लेना, भूल कर भी कोई ऐसा कदम ना उठा लेना जो मेरी मौत का कारण बन जाए। मैं तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। फिर न जाने माँ हमेशा मुझसे यह बात कहती। मेरी बड़ी बहन को तो उन्होंने इस तरह कभी नहीं समझाया, शायद इसलिए कि मैं घर से बाहर जाती थी। हालांकि मैंने किसी गैर लड़के से बात तक नहीं करी थी। पापा के चले जाने के बाद घर में पैसों की तंगी आने लगी, तो बड़ी बहन ने माँ से कहा कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ जिससे हमारी कुछ गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन माँ ने उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि माँ इस जमाने से इतनी डरी हुई थी कि हम भी उनकी बातों से डर जाती। मैं भी बड़ी मुश्किल से पढ़ रही थी। मेरी पूरी पढ़ाई का खर्च मेरे पापा के दोस्त उठाते थे। अंकल जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो हमारी हर तकलीफ में साथ खड़े रहते। माँ ने कहा कि घर में तंगी है, महक को नौकरी दिलवाने से डरती हूँ। जमाना बहुत खराब है, घर से बाहर निकलते ही पल भर में क्या हो जाए पता नहीं चलता। अंकल जी बोले, भाभी जी मैं आपके साथ हूँ, परेशान मत हो, मैं हर महीने घर के खर्च का पैसा भेज दूंगा। उनके दिए पैसों से हमारी दिन अच्छे गुजरने लगे। हमने अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को भुला दिया था कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। अच्छे दिन आएंगे तो ख्वाहिश पूरी कर लेंगे। मेरी एक सहेली भी थी, एक दिन कहने लगी कि तुम ये पर्ची अपने पास रख लो, बाद में ले लूंगी। मैं यह किसी को दिखाना नहीं चाहती। मैंने उससे पर्ची लेकर अपनी किताब में रख लिया। मैंने उससे इसके बारे में पूछा तक नहीं, ना ही मैंने उसे खोलकर देखा, क्योंकि ये किसी और की अमानत थी। हमारे घर के पास एक कपड़े की दुकान थी, उसको हमारी गरीबी के बारे में पता था, इसलिए वह अपने पास से सामान दे देता। कभी कभार तो हमसे पैसे लिए बगैर बाहर से सामान भी मंगवा देता। जब अंकल जी खर्च के पैसे देकर जाते तो हम राहुल का उधार चुकता कर देते। राहुल दुकान में कपड़े के अलावा भी कुछ जरूरतों का सामान भी रखता, इसलिए माँ कहीं बाहर तो जाने नहीं देती। तो मैं राहुल की दुकान से ही अपनी पढ़ाई का सामान ले लेती। उस दिन मुझे किताबें खरीदनी थी। स्कूल से सीधे राहुल की दुकान पर चली गई तो वो पर्ची मेरी किताब में रखी थी। वो वहीं राहुल की दुकान में मेरी किताब से निकलकर गिर गई, मुझे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन जब मैं स्कूल गई तो वो पर्ची मेरी सहेली ने वापस मांगी। मैंने उसे पर्ची देने के लिए किताब बैग से बाहर निकाली तो उसमें से वो पर्ची गायब थी। यह देखकर मैं बहुत परेशान हुई। मैंने उससे कहा कि शायद गलती से घर पर रह गई, कल ला दूंगी। स्कूल से घर जाने की बजाय मैं सीधी राहुल की दुकान पर गई। इससे पहले कि मैं उसकी दुकान में इधर उधर तलाश करती, उसने मुझे देखकर खुद ही कह दिया कि कल आपकी ये पर्ची दुकान में गिर गई थी, ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने उससे वो पर्ची ली और जल्दी से घर पर आई कि कहीं देर ना हो जाए, माँ घर जाते ही चिल्लाना शुरू कर देगी। घर आकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसे खोलकर देखती हूँ इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरी सहेली किसी को दिखाना नहीं चाहती। साथ में सोच रही थी कि शायद इसे राहुल भी पढ़ चुका है। जब पर्ची को खोलकर देखा तो उसमें जो लिखा हुआ था वह पढ़कर मुझे गुस्सा आया। राहुल ने पर्ची बदल दी। उसने मुझे मेरे नाम की पर्ची लिखकर हाथों में थमा दी थी, जिसमें प्यार की बातें और मेरी खूबसूरती की तारीफ के जुमले लिखे थे। राहुल के इस तरह की हरकत पर मैं डर गई और काफी दिनों तक उसकी दुकान की तरफ देखा भी नहीं। मैंने अपनी सहेली से झूठ बोल दिया कि वह पर्ची मेरी माँ ने सफाई करते वक्त कचरे के साथ घर से बाहर फेंक दी। उसने मेरी इस बात को सच मानकर मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन परेशानी तो ये थी कि वो पर्ची मेरी बड़ी बहन के हाथ लग गई और उसमें यह सब लिखा देखकर मुझे डराने धमकाने लगी कि ये पर्ची मैं माँ जी को दिखाऊंगी। इसलिए मजबूरन मुझे राहुल के पास जाना पड़ा। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब लिखने की? तुम्हारी इस करतूत की वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। अब तुम्हारी वो पर्ची दीदी के पास है और इस करतूत के बारे में माँ से कहेगी। मेरी इस बात को सुनकर राहुल हंसने लगा। बोला, परेशान मत हो, वो तुम्हारी माँ से हरगिज नहीं कहेगी, वो बस तुम्हें डरा रही है।
भला मैं राहुल की बातों पर क्या जवाब देती। उसने मुझसे अपने किए की माफी भी मांगी, मगर मेरे गुस्सा कम ना हुआ। होता भी कैसे, उसकी हरकत ही कुछ इस तरह की थी। उससे झगड़ा करने के बाद बहुत से दिनों तक उसके दुकान की दहलीज पर कदम नहीं रखा, लेकिन फिर जरूरत का सामान लेने के लिए जाना ही पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई उधार देने को तैयार नहीं था। मैंने वो पर्ची राहुल को वापस उसके हाथों में थमा दी। मैं उसे अच्छा लड़का समझती थी, कभी उसने बुरी नजरों से देखा भी नहीं था। शायद उस पर्ची में ऐसा कुछ लिखा था जिसे पढ़ने के बाद राहुल ने ये सब करने की जुर्रत की। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए यकीन दिलाया कि वो पर्ची मेरी एक सहेली की थी, जो उसने मुझे छुपाने के लिए दी थी, मगर उस दिन गलती से तुम्हारी दुकान में गिर गई। उसने भी मेरी बात मान ली। अब राहुल मेरे सामने अच्छे से पेश आने लगा। एक दिन राहुल मुझसे कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। उसने इस बात को बड़े ही प्यार से कहा तो मैं मना भी नहीं कर सकी। मैंने गिफ्ट लेने के लिए हामी भर दी। कहने लगा, प्रॉमिस करो बुरा नहीं मानोगी। मैंने कहा, इसने बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मेरा दिल चाहेगा तो रख लूंगी। तब उसने कहा, अच्छा अपना हाथ आगे करो। मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। उसने हल्का सा बाजू कलाई से हटा दिया और जोर से अपने मुंह से मेरे हाथ में दांतों को गड़ा दिया। मैं दर्द से चीखने लगी, मगर उसने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा। मैं उसके सामने मजबूर होकर चिल्लाती रही, अपना हाथ भी ना छुड़ा पाई। कुछ देर बाद जब मेरा दर्द कम हुआ तो मुझसे कहने लगा, माफ कर देना, मेरी खातिर इतनी तकलीफ जो सही है। इसे देखकर तुम मुझे रोज याद करोगी। मैं उसके सामने चुपचाप खड़ी थी। अगर मैं किसी से कहती तो इसमें मेरी ही बदनामी होती। सोचा बाद में जब कभी मौका मिलेगा तो उससे हिसाब लूंगी। मैं दर्द के मारे तड़प रही थी। जल्दी से घर आई और कमरे में जाकर खूब रोई। सारी रात इस बारे में सोचती रही कि राहुल ने मेरे साथ ये सब क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी। मुझे अब यकीन होने लगा कि राहुल मुझे चाहने लगा है, लेकिन मैं किसी से कह ना दूं, इसलिए मुझसे वह अपनी मोहब्बत छुपा रहा था। आज उसने जाहिर कर दिया कि अब उससे रहा नहीं जा रहा। तभी माँ की बातें याद आने लगी कि जमाना खराब है। अक्सर मैं पड़ोस वाली आंटी के साथ बाजार चली जाती थी और माँ उनके साथ जाने से मना भी नहीं करती। उस दिन आंटी किसी काम से अपने मायके चली गई। मुझे भी किसी काम से बाजार जाना था। आंटी तो मेरे साथ जा नहीं सकती थी, तो सोचा खुद ही चली जाती हूँ। मैंने माँ से कुछ पैसे लिए, माँ को नहीं बताया कि आज मैं अकेली बाजार जा रही हूँ, और चुपके से घर से निकल गई। बारिश का दिन था, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। मैं बीच रास्ते में थी, तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। सर्दी की वजह से सोचा तबीयत खराब ना हो जाए। सामने राहुल की दुकान थी। बारिश की बूंदों से मेरा बदन भीग चुका था। मैं जल्दी से दुकान के अंदर चली गई। मुझे भीगा देखकर कहने लगा, इस वक्त तुम यहाँ किस लिए? अंदर आ जाओ, तुम्हारा बदन ठंड से पूरा कपकपा रहा है। कुछ देर तक आराम करो, जब बारिश का कहर कम हो जाएगा तो फिर घर चली जाना। राहुल मुझे अपने साथ दुकान के ऊपर वाले कमरे में ले आया और कहा कि ये कंबल ओढ़ लो। यह कहकर वो मेरे बगल में बैठ गया। मैं बहुत घबराई हुई थी कि राहुल मुझे अकेली इस हालात में देखकर मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। सोचती भी कैसे नहीं, लड़की को इस हालत में देखकर हर किसी की नीयत बिगड़ सकती है। वक्त भी काफी हो चुका था, लेकिन बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। राहुल का इस तरह बगल में बैठना बहुत बुरा लगा, मगर मजबूर अपनी सिसकारियों को दबाए कंबल में लेटी रही। बाहर की आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे और तेज बारिश होने वाली है। अचानक से बिजली चली गई और कमरे में अंधेरे का सन्नाटा छा गया। तभी राहुल उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं नीचे से टॉर्च लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो नीचे चला गया। तभी कुछ देर बाद अचानक अंदर से दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तभी उसने अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझ पर ऐसा कयामत का पहाड़ गिराया जो सारी जिंदगी मेरे दामन पर बोझ हो गया।
मैं एकदम से बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ी रही। उसे एक पल के लिए भी तरस ना आया। इससे पहले कि मैं होश में आती, वो मेरी इज्जत से खिलवाड़ कर नीचे भी चला गया था। मैं वहीं बिस्तर पर पड़ी आंसू पोंछ रही थी। मेरा तो सांस लेना तक दुश्वार हो रहा था। मुझे घर जाने के लिए भी देर हो रही थी। मैं बिस्तर से उठकर लड़खड़ाती कदमों से घर की तरफ चल पड़ी। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। कैसे जैसे घर के दरवाजे तक पहुंची। माँ ने मुझे देखते ही कहा, कितनी देर बाद आई है? आज बादल बने हुए थे, ना ही जाती तो अच्छा था। तुम्हारी आंटी भी बेचारी परेशान हुई होगी। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। कमरे में जाकर गीले कपड़ों को बदला और कंबल में दुबट कर सो गई। मैं बहुत घबराई हुई थी। सारी रात आंखों से आंसू गिरते रहे। पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आई। इस भयानक रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि जिस आदमी पर मैंने एतबार किया, उसी ने मेरा अकेली का फायदा उठाया। ना जाने ये कौन से पाप की सजा मिली थी। इतना खौफ खाया कि मैं उसके दुकान की तरफ देखने से भी कतराने लगी। इससे अच्छा था कि मैं वहीं बारिश में खड़ी तड़पती रहती। मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी अपनी किस्मत को कोसती रहती। मुझे इस हालात में देखकर दीदी माँ से कहने लगी कि चलो मेरे साथ इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन मैं अब घर से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उनके साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन माँ की जिद के आगे मेरी एक ना चली और मुझे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले आई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे चेक करने के बाद डॉक्टर ने जो मेरी माँ से कहा, वह सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए। कहने लगा, अब और वक्त जाया मत करो, जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करवा दो, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। घर आने के बाद माँ ने मुझे पूछा कि क्या बात है, क्या तुमने किसी के साथ रातें गुजारी है या फिर किसी ने तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया है? मैंने जुबान नहीं खोली तो माँ को बड़ा अफसोस हुआ। मेरी दीदी भी मुझसे इसके पीछे की वजह पूछती रही, मगर मैंने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब ये बात अंकल जी को पता चली तो उन्होंने देर ना करते हुए मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया। माँ से कहने लगे, भाभी जी लड़का बहुत ही शरीफ और समझदार है, मगर उम्र में बेटी से थोड़ा बड़ा है, खाते पीते खानदान से है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो रिश्ते की बात पक्की कर दे। माँ बिना किसी ऐतराज के मान गई और मेरी शादी होते देर भी नहीं लगी और मुझे उसके साथ ससुराल भेज दिया। शादी की रात मैं डरी सहमी बैठी थी कि अब मेरा क्या होगा। उसने जैसे ही मेरे चेहरे से घूंघट उठाया तो मैं एकदम से घबरा उठी, क्योंकि मेरे सामने अंकल की उम्र का बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो मुझसे कहने लगा, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहता था, मगर माँ ने मजबूर कर दिया। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यह इस तरह की बातें क्यों कर रहा। मेरे पूछने पर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, उस दिन आपकी कोई गलती नहीं थी और ना ही राहुल की, बल्कि उस रात मैंने ही आपके दामन को दागदार किया था। ये सुनकर मुझे फिर से उस भयानक रात की याद आने लगी। मैंने गुस्से से पूछा, ये क्या कह रहे हो और ये सब तुम्हें कैसे कैसे मालूम? तो वो कहने लगा, दरअसल उस रात मैं भी सर्दी के मारे उसी कमरे में कंबल ओढ़कर लेटा था। जब आपको राहुल उस कमरे में अपने साथ लेकर आया तो आपके भीगे बदन को देखकर मेरे अंदर हवस जाग उठी। उस रात बिजली नहीं गई थी, बल्कि मैंने दुकान का स्विच ऑफ कर दिया था। जब राहुल टॉर्च लेने अंदर गया तो मौका देखकर मैंने अपने जिस्म को ठंडा कर लिया और किसी से कुछ कहे बगैर दुकान से चला गया था। उसकी इस बात को सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो मुझसे कहने लगा, मुझे माफ कर दो, इस बात के बारे में किसी से मत कहना, मुझे हवस के शैतान ने घेर लिया था। मैंने गुस्से से कहा, किसी अनजान लड़की को अकेली देखकर ये सब करने में जरा सी भी शर्म नहीं आई। आपके किए की सजा तो आपको मिलनी ही थी, लेकिन अब मैं उससे क्या कहती, आखिर अब वो मेरा पति बन चुका था। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मैं भी सोच में पड़ गई कि अगर उस दिन राहुल से पूछ लेती तो शायद मुझे इस बूढ़े से शादी ना करनी पड़ती।
मैं राहुल को बेवजह ही गलत समझ बैठी थी, लेकिन मैं भी अपनी बदनामी के डर से इस बात को छुपाए रखा। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, मगर ऊपर वाले का इंसाफ तो देखो, जिसने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा किया था। आज मैं दुल्हन बनकर उसके सामने बैठी थी। मैंने अपने पति से वादा किया कि बात के बारे में किसी से नहीं कहूंगी। मैं सोच रही थी कि वक्त भी कितना बलवान है, हम लोगों के बड़े बड़े ऐब भी ढक लेता है, और हम इंसान कितने छोटे हैं जो तिनके को भी शातिर बना देते हैं। शायद पहले से ही मेरी किस्मत में यही बूढ़ा मिलना लिखा था। उस दिन मेरी गलती ये जरूर थी कि मुझे राहुल की दुकान में ना जाकर सीधा घर जाना चाहिए था, लेकिन जो ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है, वो वक्त आने पर इंसाफ जरूर करता है। और आज मेरे साथ भी वही हुआ। जिसने अपने हाथों मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मेरी उसी से शादी करवा दी। बेशक दोस्तों जमाना खराब है, लेकिन खराब किया किसने, उसके जिम्मेदार भी तो हम खुद ही हैं। लड़कियों की अच्छाइयों के साथ साथ लड़कों को संस्कार देना भी जरूरी है, ताकि मेरी तरह किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ ना करे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।